नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जो ब्रिक रूप में 2006 में अस्तित्व में आया, जब ब्राजील, रूस, भारत और चीन मिलकर इसको एक औपचारिक रूप देते हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें सम्मिलित होने के बाद ये ब्रिक्स नाम से जाना जाने लगा। 2024 में इसमें 4 नए देश सम्मिलित होते हैं, मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया, जिसके बाद इसको विस्तार मिलता है। और 2025 में, जनवरी 2025 में इंडोनेशिया इसका नवीनतम सदस्य बनता है, जिसके बाद से इसकी चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से आज इस शीर्षक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कह सकते हैं, और पूरे विश्व की अगर बात करें तो 14वां सबसे बड़ा देश है, चौथा आबादी के लिहाज से है, और सर्वाधिक इस्लामिक जनसंख्या भी यहां पर है, जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में आज इस चर्चा पे हम बात करेंगे। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का नया सदस्य और इसके सदस्यों की संख्या अब बढ़कर हो जाती है 10। तो बात हम खबर की किए चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें नवीनतम सदस्य के रूप में इंडोनेशिया सम्मिलित हुआ है। इंडोनेशिया के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य जानेंगे, साथ ही ब्रिक्स पर एक नजर, क्योंकि जब भी कोई नया सदस्य इसमें बना तो इसकी वजह से इसकी रेलेवेंसी, इसकी प्रासंगिकता थोड़ी बढ़ती है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। साथ एक मेंस का अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जिसका अभ्यास आप लिखकर कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करें, सबसे पहले बात हम करते हैं खबर की। तो इंडोनेशिया बिकम्स फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील कन्फर्म्स। ब्राजील ने इसको कंफर्म किया, क्योंकि ब्राजील में ही जो है वो ये जो अभी रिसेंट सबमिट होगी वो ब्राजील में होने वाली है। किस नंबर की सबमिट होने वाली है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए, 2023 में जोहान्सबर्ग में जो सबमिट हुआ उसमें इसकी चर्चा, औपचारिक स्वीकृति इस बात को दे दी गई थी। उसके बाद 2024 में कजान में, रूस में जो सबमिट हुआ उसमें इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया गया। और चूंकि अगली बैठक ये जो होने वाली है 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होने वाली है, और जिस देश में बैठक होती है वो देश उसकी अध्यक्षता करता है। तो ब्राजील के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। 7 जनवरी 2025 को ब्राजील ने यह घोषित कर दिया कि इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या, जैसा कि आपने देखा, जब औपचारिक रूप से इसका गठन हुआ 2006 की बात करें तो कितने सदस्य थे? ब्राजील, रूस, भारत और चीन, 4 थे। तब ये ब्रिक नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद ब्रिक्स हो गया, और उसके बाद 2024 में कुछ अन्य देशों की भी चर्चा थी, लेकिन सम्मिलित होने वाले जो देश थे, कई जगह आपको तथ्य गलत मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया ये देश इसमें सम्मिलित होते हैं। और अब इंडोनेशिया 2025 में जब सम्मिलित हुआ तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई 10। हालांकि सऊदी अरब की भी चर्चा बीच में चली, सऊदी अरब इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। इसके अलावा एक अन्य देश भी है जिसके सम्मिलित होने की चर्चा थी, लेकिन उस देश ने मना कर दिया। उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए, अब कुल सदस्यों की संख्या हो गई है 10। इस पर चर्चा हमारी केंद्रित हो गई। इससे पहले की चर्चा में आगे बढ़े, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी है, और आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स ऑफलाइन बैच की सूचना आपके लिए कि हिंदी माध्यम का बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से, इंग्लिश मीडियम का बैच 9 जनवरी शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए आप विस्तार से जानकारी 8750187501 पर ले सकते हैं। साथ ही जीएस फाउंडेशन बैच की बात कर ले, प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 से शाम 6 बजे हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम 5:30 बजे, करोल बाग में 7 जनवरी 11:30 बजे से, नोएडा में 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं। बात करते हैं नवीनतम सदस्य के बारे में। तो देखिए, नवीनतम सदस्य है इंडोनेशिया, और आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसमें सुमात्रा एक बड़ा द्वीप है, इसके अलावा जावा, इसके अलावा आप बात कर लें तो बोर्नियो, और बोर्नियो के अलावा न्यू गिनी के भी कुछ, सुलावेसी भी इसमें है, और न्यू गिनी का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। ये मिला के इसको कहते हैं हम इंडोनेशिया। और इस तरह से आप देखेंगे तो 17,000 से अधिक द्वीपों का यह समूह है, और दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, राज्य या द्वीप समूह वाला देश है। राज्य का यहां पर जो प्रयोग हुआ है वो देश के संदर्भ में हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखें तो 14वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और जावा सबसे अधिक आबादी वाला इसमें द्वीप है। तो ये कुछ मूलभूत आपको सूचनाएं हैं, ये मैप में आप देख सकते हैं, इसकी स्थिति देख सकते हैं। तो अब इंडोनेशिया जो है, इसकी एक खास बात और है कि जो इस्लामी जनसंख्या है, इस्लाम को मानने वाले लोगों की, वो सर्वाधिक है। इसके लिहाज से भी पाकिस्तान की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान इससे निराश होगा।
फिलहाल इंडोनेशिया को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, भारत और इंडोनेशिया के संबंध काफी पहले से रहे हैं, कई ऐसे प्रयास रहे हैं जहां दोनों ये एक मंच पर दिखाई दिए हैं। अगर बात की जाए वाणिज्यिक संबंध की, तो देखिए इसमें भी काफी प्रगति दिखाई देती है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक आंकड़े पर आप नजर डालें, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि 2005-6 में जहां केवल 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आपसी व्यापार था, वहां पर आप 2022-23 में देखेंगे तो 38.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ता है। तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक संबंध की अगर बात कर ले तो दोनों देश अगर आप देखें तो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था, बांडुंग सम्मेलन बेसिकली क्या था? बांडुंग सम्मेलन उपनिवेशवाद के खिलाफ जो 9 स्वतंत्र देश थे उनका एक सम्मेलन था। इसमें दोनों एक मंच पर दिखाई देते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप 1961 में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, जिसका गठन हुआ था, वहां पर दोनों की भागीदारी दिखाई देती है। तो राजनीतिक संबंध की प्राचीनता यहां से आप देख सकते हैं। 1991 में भारत जब इस पॉलिसी पे आया, लुकिस्ट पॉलिसी पे आया, पूर्व की ओर देखो की नीति पे आया, तो उसको अपनाने के बाद इन दोनों के संबंधों में और तेजी से डेवलपमेंट देखा गया। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो दोनों देश G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी हैं। अब इसमें सदस्यता इंडोनेशिया की जब हो गई तो अब इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि चौथे नंबर पर यह भी ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता ब्रिक्स में भी अब ये दोनों अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो इंडोनेशिया में आप जाएंगे तो किसी किसी क्षेत्र में तो आपको आभास ही नहीं होगा कि आप भारत से बाहर हैं, क्योंकि वहां के जो लोक नाट्य हैं, वहां की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनमें बहुत सारी भारतीय परंपराएं आपको दिखाई देंगे। 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहां पर रहते हैं, वो चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो या मुस्लिम धर्म के लोग हों। भारतीय तटों से इंडोनेशिया पहुंचे और वहां की संस्कृति में भारत की संस्कृति का परिलक्षण आपको दिखाई देगा। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य इंडोनेशिया की लोक कला के आपको उसकी आत्मा में दिखाई देंगे। खास करके वहां की जो रामलीलाएं होती हैं वो बहुत प्राचीन रामलीलाएं हैं। इंडोनेशिया में भारतीय लोगों का ये सांस्कृतिक छाप दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का भी हम कह सकते हैं परिचायक है। साथ ही साथ अब एक नजर डालते हैं ब्रिक्स के ऊपर। तो ब्रिक्स की जहां तक बात है तो ब्रिक जो नाम आया वो नाम कहां से आया? तो ये नाम आता है गोल्डमैन सैक्स के एक मुख्य अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील। ये नाम आप याद रखेंगे। तो जो जिम ओ नील थे, इन्होंने एक रिसर्च पेपर, एक शोध पेपर दिया था और उसी शोध पेपर में, रिसर्च पेपर में ब्रिक नाम जो है सुझाया था 2001 में। तो 2001 में ही जो ब्रिक नाम सुझाया गया था जिम ओ नील के द्वारा, उसको उन्हीं के द्वारा यह गढ़ा हुआ शब्द माना जाता है। और जब इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से जब गठन हुआ 2006 में, तो वहां पर इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इसकी आर्थिक क्षमता को चूंकि इन्होंने रेखांकित करते हुए इस शब्द को गढ़ा था अपने रिसर्च पेपर में, तो शुरुआत में भी केवल आपको यही औपचारिक गठन जब 2006 में आपको दिखाई देगा तो ये 4 देश दिखाई देंगे। तो पहली बार औपचारिक रूप से 2006 में इसका गठन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दिखाई देता है, जबकि G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन हो रहा था। उसी सम्मेलन के दौरान उसी वर्ष न्यूयॉर्क में इसकी पुष्टि भी कर दी गई। तो हम कह सकते हैं ब्रिक के रूप में जो विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान, जो पहली बैठक विदेश मंत्रियों की हो रही थी, कहां हो रही थी? न्यूयॉर्क में हो रही थी। किस वर्ष में हो रही थी? 2006 में ही हो रही थी। वहीं पर औपचारिक रूप से इसको मान्यता भी दे दी गई। लेकिन 2009 में फिर से पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन रूस के कहां हुआ? येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ये ब्रिक शिखर सम्मेलन के तौर पर पहला शिखर सम्मेलन है 2009 का। 2010 में फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और इसमें दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी यहां पर आती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक में शामिल होता है और अब ये कन्वर्ट होता है ब्रिक्स में। और दक्षिण अफ्रीका बतौर सदस्य होने के बाद पहले कौन से शिखर सम्मेलन में शिरकत करता है? तो वो होता है 2011 का। दक्षिण अफ्रीका ने चीन में अपने पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। फिर 14 की अगर बात कर लें तो छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है, फोर्टालेजा घोषणा। फोर्टालेजा घोषणा के तहत ही यह महसूस किया गया कि जो विकासशील देश हैं उनके विकास को कैसे सुनिश्चित किया जाए, चाहे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, चाहे उनको वित्तीय सुरक्षा की जरूरत हो, तो वहां पर शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके डेवलपमेंट के लिहाज से जो धन मुहैया कराने की बात होती है, तो वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना हो, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए फोर्टालेजा घोषणा में प्रबंध किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम से एक बैंक की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था इसके सदस्य देशों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराना। फिर 2021 में आप देखेंगे 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जब हुआ तो इसमें इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई। इसलिए 2021 का ये वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ था
तो ये शिखर सम्मेलन भी महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले भारत ने 2012 और 16 के बाद फिर से ये तीसरी बार मेजबानी की थी 2021 में। 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बीजिंग घोषणा को अपनाया गया, जिसमें कि ये घोषित किया गया कि ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। तो ये एक ब्रिक्स के सफर को हमने देखा। बात इसके उद्देश्य की करें, क्या उद्देश्य है, तो बेसिकली उद्देश्य यही है कि जो भी पश्चिमी नेतृत्व वाले मंच है, जहां पर पश्चिम का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ये विकासशील देशों का समूह है, वो उसकी जो उम्मीदें हैं वो कहीं उपेक्षित होती हैं। जैसे कि G7 और विश्व बैंक का प्रभुत्व वहां पर दिखाई देता है। तो इनका मुकाबला करने के लिए ही इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसका मुकाबला किया जाए, जहां पर पश्चिमी नेतृत्व ज्यादा प्रभावी ढंग से, हम कह सकते हैं पश्चिमी नेतृत्व वाले मंचों के प्रतिकार के रूप में इसकी स्थापना की गई। ब्रिक्स की कार्यप्रणाली क्या है, तो ब्रिक्स बेसिकली जो भागीदार हैं जो इसके सदस्य देश हैं, उनके बीच में कैसे काम करेगा, तो जो UN चार्टर बना है और अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन्हीं सिद्धांतों पर यह आधारित है। उन सिद्धांतों में जैसे एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, परस्पर सहअस्तित्व का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ जो वैश्विक कानून हैं उन कानूनों को माना जाएगा। तो ये जितने भी सिद्धांत UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत हैं, उन्हीं पर यह आधारित है। ऐसा नहीं है कि इसका सदस्य बनेंगे तो आपकी संप्रभुता का हनन होगा या वैश्विक शांति में कहीं बाधा उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं है। साथ ही इसके जो सदस्य हैं वार्षिक रूप से जब इसकी अध्यक्षता करते हैं, जहां पर यह सम्मेलन आयोजित होता है वार्षिक रूप से, तो वहां जिस देश में आयोजित होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। जैसा कि 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हो रहा है, तो ब्राजील के द्वारा इसकी अध्यक्षता मानी जाएगी। अब ब्रिक्स की पहलें क्या है, तो मुख्य स्तंभ इसकी पहल के क्या है। शुरुआत देखिए जरूर आर्थिक व्यवस्था को केंद्र में रख के किया गया, लेकिन आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ समय के साथ इसमें विस्तार हुआ। और इस विस्तार में आप देखेंगे कि शुरुआत जरूर विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था के ग्रुप में के रूप में होता है, लेकिन आज इसके केंद्र में वो चाहे आतंकवाद हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की वैश्विक घटनाएं हो, या ऐसे तमाम वैश्विक मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। तो अब देखिए ब्रिक्स की पहलों में आप देखेंगे इसके आयाम का विस्तार हो चुका है, क्योंकि राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग भी इसके पहलों में सम्मिलित है, साथ ही आर्थिक और वित्तीय सहयोग भी सम्मिलित है, और सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क भी सम्मिलित है। तो ये पहले इसकी एक एक करके देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग की बात यह होती है इसकी पहल के अंतर्गत, इसमें जैसे वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, अर्थात विश्व में कैसे शांति स्थापित की जाए, आतंकवाद का कैसे खात्मा किया जाए, इन बातों पर भी यहाँ पर चर्चा होती है। इसमें बहुपक्षीय प्रणाली का सुधार कैसे हो, आतंकवाद के विरोध में कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाए, इसकी प्राथमिकता होती है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होती है इसके अंतर्गत। दूसरा है आर्थिक और वित्तीय सहयोग। इसमें चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे ऊर्जा हो, वित्त हो, बैंकिंग है, ऐसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके तहत इसमें प्रयास किया जाता है। इसमें आप CRA का उदाहरण ले सकते हैं। 2015 में इसको स्थापित किया गया 100 बिलियन की कुल ऋण क्षमता के साथ। CRA क्या है, तो CRA देखिए बेसिकली एक ऋण पूल है। आप समझिए कि ये जो जितने सदस्य देश हैं वो मिलके कुछ ऐसी राशि का पूल बनाते हैं, कुछ ऐसे धन का, हम कह सकते हैं धन को इकट्ठा करते हैं, जिससे कि अगर कोई आपातकालीन वित्तीय सुरक्षा की जरूरत पड़े सदस्य देशों को तो मुहैया कराया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का आपातकालीन वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क है CRA। इसके माध्यम से अगर सभी सदस्य देश हैं, इन्होंने एक ऋण का पूल बना लिया, कुछ धन आपस में मिलकर उस पूल के माध्यम से इकट्ठा कर लिया, और जब आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मान लीजिए भारत को, अगर भारत चाहता है कि वो अपने बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए, अपने यहाँ जल की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के लिए कुछ धन की उसको आवश्यकता है, लेकिन कुछ वित्तीय आपात ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत के पास उतना धन नहीं है, तो वो CRA के तहत, चूंकि इसका सदस्य है भारत, तो CRA के तहत उसको मान लीजिए 10 बिलियन या जो भी राशि उसकी जरूरत है वो उसको मिल जाएगी ऋण के रूप में। लेकिन इसमें इस ऋण में IMF की तरह या वर्ल्ड बैंक की तरह जो व्यवस्था होती है वो बहुत कठोर नियम नहीं होते हैं, इसमें लचीलापन होता है। ये नहीं कि अगर 10 करोड़ की आपको आवश्यकता है तो 10 करोड़ ही मिलेंगे, हो सकता है वो 15 करोड़ मिल जाए। तो इसकी व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत लचीली बनाई गई हैं, इसीलिए जो वैश्विक वित्तीय मंच है उनसे ये बेहतर है। साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की अवधारणा आई वित्तीय प्रयासों के अंतर्गत ही 2015 में परिचालन इसका शुरू हुआ, और 32.8 बिलियन की प्रतिबद्धता के साथ 96 परियोजनाओं के लिए इसने काम भी किया। इसका मतलब कि जो 96 प्रोजेक्ट थे उनमें इतनी राशि मुहैया कराई भी गई न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था
ये इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप ध्यान रखें, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, बेसिकली जो विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं कि उनका जो हम कह सकते हैं उनके प्रतिकार के रूप में इसको स्थापित किया गया कि इसके सदस्यों को आसानी से जो भी बैंक की सुविधाएं होती हैं वो प्राप्त हो सके। इसका मुख्यालय आपको बताते हैं शंघाई चीन में स्थित है और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर शुरुआत में इसकी जो प्रारंभिक पूंजी है वो थी। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली भी शुरू की गई। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो डॉलर आधारित प्रणाली थी उस पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स भुगतान प्रणाली को देखा जाता है। क्योंकि जो स्विफ्ट सिस्टम था, स्विफ्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। स्विफ्ट का क्या था? तो दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय लेन देन जो होता था उसके भुगतान के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट, जिसमें कि डॉलर की प्रधानता होती है, डॉलर केंद्र में होता है, मतलब डॉलर में ही लेन देन स्विफ्ट में होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत होता है। बेसिकली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट जो होता है। अब इसमें इसके केंद्र में क्या होता है? इसके केंद्र में डॉलर ही होता है, लेकिन इसके विकल्प के रूप में ब्रिक्स भुगतान प्रणाली को शुरू किया गया। जैसे मान लीजिए भारत और चीन के बीच में कोई लेन देन हुआ, कोई खरीद होनी है, बड़ी खरीद होनी है, तो इसमें रुपया और युआन में ये लेन देन हो सकेगा, डॉलर केंद्र में नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डॉलर आधारित ये वित्तीय व्यवस्था भुगतान प्रणाली थी उसके विकल्प के रूप में ब्रिक्स भुगतान प्रणाली को यहां पर लाया गया। साथ ही साथ सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क के लिए भी प्रयास किए गए ब्रिक्स के माध्यम से, वो चाहे नियमित कार्यक्रम हो उनके माध्यम से, शैक्षणिक, युवा, खेल, व्यापार संपर्कों को इसके माध्यम से समृद्ध किया गया, या इसके अन्य मंचों के माध्यम से ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हो गया, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन हो गया, ब्रिक्स शैक्षणिक मंच हो गया। ये तमाम ऐसे प्रयास हैं जो कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो वैश्विक मुद्दे हैं उन क्षेत्रों में इसके सदस्य देशों के माध्यम से ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज के समय में ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो नए सदस्यों के शामिल होने के साथ साथ अब ब्रिक्स का दायरा भी बढ़ गया है। तो इसलिए ये खंड आपके लिए महत्वपूर्ण था। अंत में हमारी जिम्मेदारी होती है एक अभ्यास प्रश्न को आपके जिम्मे देने की, जिसका जवाब आपसे अपेक्षित होता है। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस घोषणा के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी? विकल्प आपके सामने है, उफा घोषणा, फोर्टालेजा घोषणा, बीजिंग घोषणा या संघाई घोषणा। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। साथ ही साथ एक मेंस का प्रश्न आपके लिए है, लिख के इसका अभ्यास अवश्य करें। इंडोनेशिया सहित ब्रिक्स समूह में हाल ही में हुए विस्तार के क्या महत्वपूर्ण कारण हैं और इंडोनेशिया का ब्रिक्स में शामिल होना वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा? तो ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए है। इसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।